मिशिगन में एक युवा गर्भवती महिला की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों पर उसकी हत्या का आरोप है। उसकी बहन, जिसने सबसे पहले रेबेका पार्क के लापता होने की रिपोर्ट की थी, लेकिन बाद में पुलिस से झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, उस पर लगे आरोप हटा दिए गए हैं। हम उसकी गर्भवती बहन की गुमशुदगी से उसके कथित संबंधों की जांच कर रहे हैं। उसने जांचकर्ताओं को क्या बताया और फिलहाल वह आरोपों से बाहर क्यों है। साइड बार में स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। उन्हें नवंबर 2025 में लापता बताया गया था, जब वह किसी भी समय एक बेटे को जन्म देने वाली थीं, जो उनका तीसरा बच्चा होता। परिवार और दोस्त संपर्क नहीं कर पाए, तो बहन किम्बरली ने पुलिस को फोन किया। खोज दल बनाए गए। बून टाउनशिप के ग्रामीण इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया गया। कुछ हफ्तों बाद रेबेका का शत विक्षत शव जंगल में पत्तों के नीचे मिला, जो उनकी जन्मदात्री मां के घर के पास था। बच्चा नहीं मिला। उसके छोटे से शव का कभी पता नहीं चला। रेबेका के मिलने से पहले ही राज्य और स्थानीय अधिकारी उसके परिवार, खासकर जन्मदात्री मां कोर्टनी और सौतेले पिता ब्रेट की जांच कर रहे थे। कोर्टनी ने बचपन में रेबेका और किम्बरली को छोड़ दिया। बाद में उन्हें पार्क्स परिवार ने गोद लिया। कोर्टनी ने हाल ही में संकेत दिया कि वो यह रिश्ता फिर शुरू कर ज्यादा समय साथ बिताना चाहती है। अब सवाल है, क्या मासूम सा रिश्ता रेबेका की हत्या की वजह बना? मैं इसे और गहराई से समझना चाहता हूं। मैं रेबेका के कई परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगे आरोपों में और गहराई से जाना चाहता हूं, लेकिन मैं किम्बरली पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ठीक है? वो वास्तव में रेबेका की हत्या के सिलसिले में शुरुआत में गिरफ्तार और आरोपित किए गए लोगों में से एक थीं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। सीधे तौर पर नहीं, यानी उस हत्या में उसकी सीधी भूमिका के लिए नहीं। उन्हें पुलिस से झूठ बोलने के आरोप में बंद किया गया था। यही आरोप था। किम्बरली पर एक आपराधिक मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, आपराधिक जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी से झूठ बोलने और झूठी तरीके से एक गंभीर अपराध की रिपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय मीडिया एप नॉर्थ लाइव 22 मई को किम्बरली की प्रारंभिक सुनवाई में मौजूद था, जहां उस पर लगे आरोप खारिज हुए। अप नॉर्थ लाइव की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने इस मामले को खारिज करने का अनुरोध किया और जज ने बिना किसी पूर्वाग्रह के आरोपों को हटाने पर सहमति जताई, जिसका मतलब है कि ये आरोप दोबारा लगाए जा सकते हैं। इन्हें फिर से दायर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल किम्बरली आजाद है। लॉ एंड क्राइम और कोर्ट टीवी को दिए बयान में अभियोजक कार्यालय ने कहा कि वैक्सफोर्ड काउंटी अभियोजक कार्यालय ने किम्बरली पार्क के खिलाफ आरोप बिना पूर्वाग्रह के खारिज करने पर सहमति दी है। बिना पूर्वाग्रह के खारिज होने पर अभियोजन एजेंसी वही या ऐसे आरोप फिर से दायर कर सकती है। कोर्टनी और ब्रैड बार्थोलोम्यू के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। किम्बरली पार्क पर दोबारा आरोप लगाया जाए या कब लगाया जाए, इस पर फैसला न्याय प्रक्रिया के अनुसार होगा। तो किम्बरली आखिर इस स्थिति में कैसे पहुंची? मैं 25 नवंबर पर वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि उसी दिन रेबेका का शव मिला था। अब उसे उसके जैविक पिता और सौतेले भाई ने बार्थोलोम्यू के घर के पास कच्ची सड़कों और जंगल में ढूंढ लिया। बताया गया कि रेबेका को आखिरी बार कोर्टनी के साथ कुछ काम निपटाने के बाद घर के बाहर कार में देखा गया था। किम्बरली की स्थिति समझने के लिए हमें इन अजीब रिश्तों का जाल सुलझाना होगा, है ना? जब वो गायब हुई थी, तब रेबेका की सगाई रिचर्ड फाउलर से हुई थी, जिसे उसके बच्चे का पिता माना जाता है। अब फाउलर का एक समय पर रेबेका की मां कॉर्टनी और उसकी बहन किम्बरली दोनों के साथ रिश्ता रहा था। तीनों महिलाओं को लगा कि वे फाउलर के साथ रिश्ते में हैं, जबकि फाउलर एक पंजीकृत यौन अपराधी है। यहाँ काफी कुछ चल रहा है, ठीक है। फाउलर को भी किम्बरली के साथ उसी दिन गिरफ्तार किया गया, लेकिन रेबेका की हत्या से जुड़े किसी मामले में नहीं। पुलिस जांच के दौरान उन्होंने एक ड्रग ऑपरेशन पकड़ा और फाउलर को मैथ की आपूर्ति के 2 मामलों में गिरफ्तार किया। मिशिगन स्टेट पुलिस के एक जांचकर्ता ने कई परिवार वालों से बात की और एक अन्य डिटेक्टिव के साथ 25 तारीख की शाम किम्बरली के साथ अपनी कार में बैठकर यह जानने की कोशिश की कि उसे क्या पता था, कब पता चला और उसने दूसरों व सोशल मीडिया पर क्या बताया। उसके खिलाफ दायर हलफनामे के अनुसार किम्बरली ने इस मामले पर कई टिकटॉक लाइव स्ट्रीम्स में भाग लिया था। हलफनामे में कहा गया है कि शनिवार 22 नवंबर 2025 को किम्बरली पार्क ने एक सोशल मीडिया लाइव प्रसारण में यह बयान दिया कि उसे जानकारी थी कि कोर्टनी बार्थोलोम्यू और उनके पति ब्रैड बार्थोलोम्यू का रेबेका पार्क की गुमशुदगी से कुछ लेना देना है।
डिटेक्टिव पीस कॉर्प्स ने उसी तारीख को किम्बरली पार्क से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि कॉर्टनी और ब्रैड ने रेबेका पार्क के सिर पर वार किया, जिससे उन्हें दौरा आया। जब वे रेबेका पार्क को दौरे के बाद होश में नहीं ला पाए, तो उन्होंने एक दोस्त को बुलाया, जो आकर रेबेका पार्क के शव को ले गया। पार्क ने बताया कि ब्रैड ने किसी दलदल का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिन बाद दूसरे डिटेक्टिव से पूछताछ में उसकी कहानी बदल गई। और मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ नाम और अन्य विवरण उन्हें कानून प्रवर्तन द्वारा म्यूट कर दिया गया था, इससे पहले कि उन्होंने हमें कच्चा वीडियो भेजा, और उनमें फाउलर का नाम भी शामिल था। आपको क्या लगता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मुझे लगा कॉर्टनी और टाइलर जिम्मेदार है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कॉर्टनी की टिप्पणी की वजह से कि कॉर्टनी उस बच्चे को हर हाल में चाहती थी। ठीक है, मुझे माफ कर दो। वो बच्चे को हर हाल में चाहती थी। वो तय कर चुकी थी कि वो बच्चे को हर हाल में लेगी। ठीक है, तो कोर्टनी रेबेका के बच्चे को लेना चाहती थी। सही है, ठीक है। और उसने ये कैसे कहा? क्या उसने ये कहीं पोस्ट किया था या ये बात कही थी? सीधे मेरे नंबर पर, क्योंकि हम बाहर थे मुझे लगता है, लेकिन ये डिनर था। तो वो इसे कैसे लेने वाली थी? क्या उसने बताया कि वो इस बच्चे को कैसे लेगी? उसने अभी नहीं बताया कि कैसे लेने वाली थी। मैंने पीस कॉर्प्स को बताया था कि कॉर्टनी और ब्रैड जिम्मेदार थे। मुझे एहसास था कि वो पास ही थी। तुम्हें एहसास था कि वो पास ही थी? मतलब भौगोलिक रूप से पास, जैसे जहां तुम थे उसके करीब? कॉर्टनी और ब्रैड के घर के पास। घर, ठीक है। तुमने कोर्टनी को क्यों बताया? कि रेबेका चली गई, जैसे टेनेसी चली गई। मैंने ये बात कभी कॉर्टनी से नहीं कही। तुमने ये बात कभी कोर्टनी से नहीं कही? नहीं। ठीक है, अच्छा। कॉर्टनी को इसके बारे में याद आना शुरू हो गया था। क्या आपने कभी कोर्टनी को बताया था कि आप उस कार में थे जो उसे लेने आई थी? नहीं, वही कार है जो मैं चलाती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने उसे कभी नहीं बताया कि आप उसी कार में थे जो उसे घर से लेने आई थी। नहीं कॉर्टनी, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मैं थी। मैं कभी नहीं थी। मैं यहाँ थी। मैंने अपने बच्चे के पापा से बात की और फिर सोने चली गई। अगली सुबह मैं काम के लिए उठी। तुम कभी घर से बाहर नहीं गई? कॉर्टनी ने मुझे यहाँ रहते हुए फोन करके बताया कि बेका किसी के साथ एक कार में बैठ गई थी। कोर्टनी ने कथित तौर पर बाद में जासूस को बताया कि काली कार की कहानी बनाई थी। इंसिडेंट रिपोर्ट के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि किम्बरली को पता था या नहीं कि उसने पुलिस को दी गई जानकारी में झूठ बोला था। बॉडी कैमरा फुटेज में किम्बरली जासूस से कहती दिखती हैं कि यह फंसाने की साजिश है। मेरे पास एक और सवाल है। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर कोर्टनी मुझे ऐसा क्यों बताएगी? क्या ये आपके लिए बहुत तेज है? वो मुझे ऐसा क्यों बताएगी? क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। वो तुम्हें फंसाना चाहती है, ठीक है। तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हारी माँ ने कहा कि उसने तुम्हारी बहन के सिर पर मारा था। क्या तुमने रिपोर्ट लिखवाई थी? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी और उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने ऐसा किया था। तुम्हें ये किसने बताया? कॉर्टनी और ब्रैड ने सीधे तौर पर। कोर्टनी और ब्रैड ने बताया? क्या? मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें सीधे तौर पर क्या बताया? कि उन्होंने वही थे जिन्होंने उसे मारा था। वही थे जिन्होंने, जो वो लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और वो लोग बच्चे को ले जा रहे थे और अब वो बस ये खेल खेल रहे थे कि इस बच्चे से कैसे छुटकारा पाया जाए, उससे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने तुम्हें ये कब बताया? जिस दिन वो गायब हुई थी उसके अगले दिन उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को चुप रहने की धमकी दी थी। ठीक है। मेरी दत्तक माँ ने वादा किया था कि मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैं बता सकती थी। ठीक है, तो आप मुझे बता रहे हैं कि कोर्टनी और ब्रैड ने आपसे कबूल किया कि उन्होंने रेबेका को मार डाला। कॉर्टनी पिछले महीनों से कह रही थी कि वो ये बच्चा जरूर लेगी, चाहे जो भी कदम उठाने पड़े। तुम झूठ बोल रही हो। हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये सच नहीं है।
उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? तो हमें उस मुकाम तक पहुंचना होगा जहां हम सच में एक दूसरे से बात कर सकें और बस सच बोल सकें। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सच चाहते हैं। और हम अभी ऐसे मुकाम पर हैं जहां तुम किसी स्थिति में हो। ठीक है। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है जहां। अगर किमी मेरे साथ ईमानदार रहेगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा, अगर असली कातिल वही नहीं है। ठीक है। मैं ऐसा करूंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूं कि कोर्टनी और ब्रैड आपसे हत्या कबूल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वो था या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हम अभी खेल खेलेंगे। समझो डिटेक्टिव, वे यहाँ खेलने नहीं आए हैं। मैं ये काम 30 साल से कर रहा हूँ। ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था। ठीक है। फिर मैं देखूंगा इसमें आपकी कितनी गलती है और आपकी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूं, इस समय आपके लिए ईमानदारी ही एकमात्र चीज है जो आपकी मदद कर सकती है। मुझे कोर्टनी और ब्रैड के बारे में झूठ बोलना और ये कहना कि उन्होंने खुद कबूल किया कि ये उन्होंने किया है, ये काम नहीं करेगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी को नहीं बताते। ठीक है। मुझे पता है तुम शामिल थे। तुम्हें मुझे बताना होगा कि किस हद तक। हमारे पास अभी बहुत सारे सबूत हैं। ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि सबूत क्या हैं, क्योंकि पुलिस उस तरह काम नहीं करती। पुलिस इस तरह काम करती है। तुम कुछ बताओ, मैं भी बताऊंगा। फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है कि क्या ये एक हादसा था और ऐसा कुछ नहीं था जो तुमने जानबूझकर किया हो, या फिर तुम बस वहां मौजूद थे जब ये हुआ। अब मेरे से बात करने का समय है। ये तुम्हारा अंतिम मौका है। जासूस किम्बरली का इस जानकारी से सामना कराता है कि उसका फाउलर के साथ यौन संबंध था, जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। वो मानो स्वीकार करती है कि ये सच है और फिर कथित तौर पर कहती है कि फाउलर ने रेबेका और बच्चे को मार डाला ताकि वो और किम्बरली साथ रह सकें। अब याद दिला दूं, फाउलर का नाम बॉडी कैम फुटेज में म्यूट कर दिया गया है, लेकिन जरा देखिए। मुझे पता था कि वो जानती थी वैसे भी उसके बर्ताव से, लेकिन मैंने कभी अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचाई। आपकी बहन? मुझे नहीं पता कि उसने किया या नहीं। जिस रात वो चली गई थी तब से उसने मुझसे दूरी बना ली है। मुझसे बात करने से इनकार करता है। वो मुझसे तभी बात करता है जब धमकी भरे संदेश भेजता है। मुझे पता है तुम शामिल हो। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं कभी अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर ये किसने किया? मुझे नहीं पता ये किसने किया। ठीक है, अब डिटेक्टिव किम्बरली को बाथरूम के लिए घर जाने देता है। बाहर आते ही उसे हथकड़ी लगा दी जाती है। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। ठीक है। ठीक है, अब हम ये करने वाले हैं। तो आप गिरफ्तार हैं।
क्योंकि आप पुलिस को जानबूझकर झूठी जानकारी नहीं दे सकते जब वे किसी गुमशुदगी की शिकायत की जांच कर रही हों और मामला हत्या का निकल आए, समझे? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने शुरू में मुझसे ईमानदारी नहीं दिखाई, ठीक है? मैं उस जानकारी की बात कर रहा हूं जो आपने जानबूझकर जासूस को दी थी। शायद किसके लिए मुझे नहीं पता। क्या हम उसे आपका बॉयफ्रेंड कहें? सुनने में लगता है आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। अब मैं आपको मिरांडा राइट्स पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप गिरफ्तार हैं। और अगर आपको ये समझ में आता है तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ा। मैं भी आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जो जानकारी मुझे दी उसके आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ा, ठीक है? अब जब आपने मुझे ये बताया कि आपने जानबूझकर पुलिस को झूठी कहानी सुनाई ताकि उससे बचा सकें, क्योंकि आप दोनों, आप जानते हैं, ये सब कर रहे थे ताकि आखिरकार आप दोनों साथ रह सकें, तो मैं आपको गिरफ्तार किए बिना नहीं रह सकता था। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो एक पुलिस अफसर के तौर पर अपना काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, क्या आपको ये अधिकार समझ में आ गए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, किमी? हाँ। ठीक है, तो मैं बस आपसे वही बात करना चाहता हूं जो हमने पहले ही की थी। ठीक है, तो क्या आप इन अधिकारों को छोड़ने और इस समय मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ। ठीक है, क्यों? तुमने कोर्ट में इससे क्यों कहा कि तुम कार में थे? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसके साथ कार में थी। वो ठीक है, लेकिन वो आखिरी इंसान है जिससे मैं बात करना चाहूंगी। तो उसने मुझसे झूठ बोला। हाँ, उसने ऐसा ही किया। ठीक है, तुमने जासूस से जानबूझकर ये क्यों कहा? क्या तुम्हें पता है मैं किस जासूस की बात कर रहा हूँ? मिस्टर पीस कॉर्प्स। तुमने जानबूझकर मिस्टर पीस कॉर्प्स को क्यों बताया? कोर्ट ने इसमें शामिल थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे क्यों बताया कि कोर्टनी और ब्रैड? अब ये सुनिए, मुझे पता था कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। तो आपने क्या समझा कि आपके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ? बस गायब हो जाना। बस यही सफाई, बिना किसी सफाई के बस गायब हो जाना। जब आप उसका जिक्र करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? मेरी मर्सी। आपकी बहन कौन है? रिबेका। रिबेका। ठीक है। अब क्या? अब क्या तरह की चर्चाएं और योजनाएं आपने किस तरह की चर्चाएं और योजनाएं की थी? कि उस रास्ते से हटाने के बारे में, ताकि आप दोनों साथ रह सकें। सिर्फ एक ही बात थी, उसे छोड़ दो। उसकी लाश को ठिकाने लगाना। नहीं, मतलब उसे ब्रेकअप कर लो। यही बात तुमने उससे कही थी। हाँ। ठीक है। तो अब जब वो गायब हो गई, उसके गायब होने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने आपको क्या बताया जब आपने पूछा? उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका ध्यान रख लिया है, चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान रख लिया है। आपको क्या लगा, इसका क्या मतलब था? मुझे लगा कि उसने बस उससे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन वो तो बस अचानक ही चली गई थी, ना कि आपने उसे मार डाला। उसने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ था। वो भी इंसान है, चिंता मत करो। तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इसके लिए फांस नहीं सकते। देखो, उसने तुमसे कहा था कि पुलिस से उसके लिए झूठ बोलो। ये उसकी बहुत ही बेकार सोच थी, क्योंकि अब इसी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। इसीलिए तुम यहाँ हथकड़ी में हो। अगर उसने और बातें बताई तो उसने तुम्हारे साथ गलत किया। उसने तुम्हारे बच्चे के पापा का कार्ड भी वहीं छोड़ दिया। मतलब मुझे बताओ कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। मतलब वो तो अच्छा नहीं लगता। मतलब वो कोशिश कर रहा है, आप जानते हैं, ऐसा दिखाने की कि ये किसी और ने किया है, जबकि असल में जिस आदमी का कार्ड था वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो जेल में है। लेकिन उसकी बच्चे की माँ जेल में नहीं है, और अब शक फिर से आप पर आ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब उसने ऐसा दिखाया जैसे आप इसमें शामिल थे। मैं शामिल नहीं थी, मुझे नहीं पता उसने क्या किया।
अगर उसने मुझे बताया होता कि उसने उसके साथ कुछ किया है तो सब इतना छुपा और पुलिस के पहरे में कैसे होता। वो मुझे सीधा जवाब नहीं देता था। तो किम्बरली कहती है कि वो अपनी बातचीत उसी डिटेक्टिव के साथ जारी रखना चाहती है जिससे उसने सबसे पहले बात की थी। ये है डिटेक्टिव पीस कॉर्प्स। तो वे उनसे मिलने ले जाते हैं। इंटरव्यू का वो हिस्सा वीडियो में नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि उसने ऐसा कहा था। हलफनामे के अनुसार किम्बरली पार्क ने बताया कि 4 नवंबर 2025 को रिचर्ड फाउलर के घर पर उसने कहा कि उसने रेबेका पार्क की हत्या कर दी है और किम्बरली की सुरक्षा के लिए अधिक जानकारी नहीं देना चाहता था। पार्क ने बताया कि फाउलर के साथ एक अलग बातचीत के दौरान उसने उसे बताया था कि रेबेका से बच्चे को निकालने की कोशिश करते समय कुछ गलत हो गया था। उसने ये भी बताया कि फाउलर ने उसे बताया था कि एक और आदमी ने रेबेका के साथ उसकी मदद की थी। पार्क ने कहा कि फाउलर ने उसे जांच गुमराह करने को उकसाया, इसलिए वो सोशल मीडिया के लाइव प्रसारणों में भ्रामक जानकारी साझा कर रही थी। पार्क ने डिटेक्टिव पीस कॉर्प्स को बताया कि फाउलर को जांच उसके पास आने की चिंता थी। शनिवार 22 नवंबर 2025 से पहले गुरुवार या शुक्रवार को फाउलर ने आरोप तैयार करने में उसकी मदद की, जो उसने उसी तारीख को डिटेक्टिव पीस कॉर्प्स के सामने इंटरव्यू में लगाया। उस पर सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस से झूठ बोलने और झूठी रिपोर्ट का आरोप लगा। उसने $5000 जमानत में से कुछ जमा किया और 3 दिसंबर को रिहा हुआ। ये जानकारी 9 और 10 न्यूज ने दी। अब वे आरोप हटा दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में फाउलर के साथ की गई 2 इंटरव्यू के नोट्स शामिल हैं। ठीक है, जिस दिन रेबेका का शव मिला, दस्तावेज में लिखा है कि नाम हटाया गया व्यक्ति ने बताया उसे ज्यादातर जानकारी किम्मी और कोर्टनी से मिली है। उसने कहा कि उसे अब तक नहीं पता था कि उसकी मंगेतर मर चुकी है। फाउलर ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने की सहमति दी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वो उसमें फेल हो गया। और उसी समय जांचकर्ताओं को किम्बरली की गिरफ्तारी और उसका यह आरोप पता चला कि रेबेका की हत्या फाउलर और कोर्टनी ने की थी। तो उसी समय फाउलर को हत्या के संदेह में हिरासत में लिया गया। हालांकि उस अपराध के लिए उस पर कभी आधिकारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया। गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद अदालत के अनुसार रिच ने $25,000 जमानत का हिस्सा जमा कर रिहाई पाई। लेकिन अब सवाल यह है कि रेबेका की निर्मम हत्या के मुख्य संदिग्ध ब्रैड और कोर्टनी का क्या हुआ। खैर, वे दोनों अभी भी जेल में हैं, क्योंकि अभियोजकों ने पिछले साल एक सुनवाई में तर्क दिया था कि उन्हें रिहा करना बहुत खतरनाक होगा। इस मामले में 2 लोग थे जिन्होंने एक योजना बनाई थी। उन्होंने रिसर्च की और रेबेका पार्क को घर लाए। उन्होंने उसे एक वाहन में जबरदस्ती बैठाया और उसे जंगल में ले गए, जहां उन्होंने उसे चाकू मारा, उसे जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया, जबकि उन्होंने उसका बच्चा काट कर बाहर निकाल दिया, जिससे आखिरकार उसकी और बच्चे की मौत हो गई। ये जितना घिनौना और भयानक मामला हो सकता है उतना ही है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बार्थोलोम्यू को किसी भी हाल में जमानत मिलनी चाहिए। इस महीने की शुरुआत में एक सुनवाई हुई थी जिसमें प्रतिवादी की क्षमता पर चर्चा की गई थी। आप जानते हैं, यही वह प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को समझने और अपनी खुद की रक्षा में सहायता करने में सक्षम हैं या नहीं। और अपनॉर्थ लाइव के अनुसार वह सुनवाई निजी थी। मीडिया, आम जनता, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं थी और जो चर्चा हुई उसे जारी नहीं किया गया। आप वहां गोपनीयता के मुद्दों की बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों से निपट रहे हैं। ब्रैड और कोर्टनी पर प्रथम श्रेणी हत्या, फेलोनी मर्डर, यातना, अवैध कैद, गर्भपात या मृत जन्म कराने के इरादे से हमला और मेडिकल एग्जामिनर की अनुमति के बिना मृत शरीर हटाने के आरोप हैं। रेबेका की गुमशुदगी और फिर हत्या की जांच के दौरान ब्रैड और कोर्टनी ने जाहिर तौर पर एक दूसरे पर इस अपराध का दोषी होने का आरोप लगाया, जिसे मैं सही मायनों में एक दुष्ट अपराध कहूंगा। क्योंकि ब्रैड के मामले में दायर एक हलफनामे में उद्धरण के अनुसार उसने कहा कि कोर्टनी उससे बात कर रही थी कि उसने और रिच ने कुछ भयानक किया है, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी। उसने दावा किया कि जब रेबेका के लापता होने की कहानी सामने आई तो उसने चीजों को जोड़ना शुरू किया। ब्रैडली ने बताया कि कोर्टनी ने धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। आखिरकार ब्रैड ने कथित तौर पर माना कि वही और कोर्टनी रेबेका को जंगल ले गए थे। अब वो कह रहा है कि उसने कोई हिंसक काम नहीं किया, सब कोर्टनी ने किया। तो हलफनामे में लिखा है, उद्धरण, ब्रैडली ने बताया कि असली चाकू मारना तब शुरू हुआ जब कोर्टनी ने अचानक चाकू उठा लिया और रेबेका पर वार करने लगी। चाकू कोर्टनी के दाहिने तरफ नीचे रखा था। उसने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार कोर्टनी ने रेबेका के सीने में चाकू मारा, लेकिन उसने यह भी कहा कि जैसे ही कोर्टनी ने वार करना शुरू किया वो ट्रक से कूद गया, इसलिए उसे पूरी तरह यकीन नहीं है। चार्जशीट से पता चला कि कोर्टनी शायद बच्चे को अपने पास रखने वाली थी, जिससे मामला और जटिल हो गया। ब्रैड के मुताबिक कोर्टनी बच्चा चाहती थी, लेकिन वे गोद नहीं ले सकते थे क्योंकि ब्रैड सेक्स अपराधी सूची में है। हाँ, वो भी सेक्स अपराधी रजिस्ट्री में दर्ज है,
जो कहानी का एक और पहलू है। हलफनामे में लिखा है कि ब्रैडली को लगता है कोर्टनी इतनी सक्षम है कि वो अपनी ही बेटी का पेट चीरकर बच्चा निकाल सकती है। उसने माना कि कोर्टनी को अपनी देखभाल और कस्टडी में एक और बच्चा पाने की सनक है। उसने ये भी माना कि ये पूरी संभावना है कि वो रेबेका पर हमला कर सकती है और उसके शरीर से बच्चा निकाल सकती है। अब जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बच्चा अपनी मां पर हुए क्रूर हमले में जिंदा नहीं बच पाया। ब्रैड ने कथित तौर पर जासूसों को बताया कि उसने कभी बच्चे को रोते नहीं सुना, कभी उसे हिलते नहीं देखा और दावा किया कि बच्चे का शव उनके साथ घर वापस गया, जहां उसे एक छोटे कूलर बैग में रखा गया और आखिरकार एक डंपस्टर में फेंक दिया गया। उसका शव कभी नहीं मिला। ब्रैड इन दोनों जासूसों को अपराध स्थल ले गया। ये टेप पर रिकॉर्ड है, लेकिन वो नहीं बता पाता कि वो कोर्टनी और रेबेका इस जंगल में कैसे और क्यों पहुंचे, और उसने जाहिर तौर पर उन्हें कम से कम 2 डंपस्टरों के स्थान भी दिखाए, जहां उसने कथित तौर पर वो चाकू फेंका था, जिसका इस्तेमाल अपनी सौतेली बेटी को चाकू मारने में किया गया था। पहला हिस्सा यह है जहां आप गाड़ी रोकते हैं और दाईं ओर जाते हैं। दाईं ओर जाएं। और वो डंपस्टर है यहीं पर। तो पहले दाईं ओर मुड़े और डंपस्टर यही बाईं तरफ है। क्या आप द PFL डंपस्टर की बात कर रहे हैं? ठीक है। और आपने ये खास अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और मेरा डंपस्टर कैसे चुना? मेरी पत्नी यहाँ रहती थी और उन्होंने बस कहा कि पहले वाले में ही मुड़ जाओ। और आपने उस चाकू को कब फेंका था? बुधवार। ठीक है। 5 तारीख। बुधवार 5 तारीख। ठीक है। तो ये सब कुछ होने के कुछ दिन बाद की बात है। सही है। ठीक है। और बस वैसे ही गाड़ी घुमाई जैसे आपने अभी किया और फिर वहीं रुक के उसे वहां फेंक दिया। और वो किस समय हुआ था? वो शायद करीब 3:30 बजे रहा होगा। दोपहर में? हाँ। ठीक है। क्या वो किसी चीज में रखा था? नहीं। ठीक है। सिर्फ एक तौलिए में या किसी छोटी प्लास्टिक थैली में या ऐसा कुछ? बस ठीक। और मुझे चाकू का विवरण दो। वो एक हंटिंग नाइफ जैसा था। ठीक है। क्या उसमें फोल्ड होने वाली ब्लेड थी या फिक्स थी? ठीक है। फिक्स थी। ब्लेड शायद करीब 5 इंच की थी। ठीक है। क्या वो चाकू आपका था? नहीं। क्या आपको पता है वो किसका था? ये कोर्टनी का है। ये उसका था। ठीक है। क्या आपको पता है वो किस ब्रांड का था? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है। उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने फेंका था। क्या उस पर कोई खून या कुछ और था जो आपने देखा जब आपने उसे वहां फेंका? मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। कोर्टनी की पुलिस पूछताछ का वीडियो जारी नहीं हुआ, लेकिन हमें घर के अंदर बैठे कोर्टनी और ब्रैड का फुटेज मिला, जब क्राइम सीन टेक्नीशियन पास के जंगल में सबूत ढूंढ रहे थे और रेबेका की लाश मिली थी। और मुझे लगता है कि एक उचित तर्क ये होगा कि कोर्टनी का ध्यान इस बात पर है कि लोग सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं। अगर मैं इसे अभी खोलूं तो इसमें लोग बस बकवास करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है इंटरनेट पे पहले से कुछ मसालेदार बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अभी भी है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि लोगों में वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, ऐसी ही बातें। क्या उन्हें इसके लिए परेशानी नहीं हो सकती? बिल्कुल, क्योंकि मामला अभी खुली जांच के अधीन है। अगर वे ऐसा कुछ पोस्ट करें तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। हम वहाँ बाहर नहीं हैं। बिखरे हुए पोस्टर, रेबेका पार्क, 22 की लाश, ब्लूम टाउनशिप में एक कच्चे 2 पहियों के निशान वाले रास्ते के किनारे मिली थी। 3 हफ्ते पहले पहली बार उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिच जेल में। वे अभी गए और उससे बात की। वो जेल में है। ये पोस्ट कल दिया गया है। ठीक है। वे कांट बिलीव एवरीथिंग एल्स ले रहे हैं। परिवार ने साझा किया है कि रेबेका के बच्चे के पिता को
वेक्सफोर्ड काउंटी जेल में बुक कर लिया गया है परिवार के अनुसार। उन्होंने कथित तौर पर जेल से कॉल में कहा कि उन्हें हत्या के मामले में बुक किया जा रहा है। इस जानकारी की अभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की है। अतिरिक्त लाइफ 360 दिखाता है कि रेबेका की बहन किम्बरली पार्क वर्तमान में। हम जैसे जैसे सत्यापित अपडेट्स मिलते रहेंगे उन्हें साझा करते रहेंगे। कृपया इस समय रेबेका और उनके परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। ये क्या? लेकिन फिर वही बात है, ये सोशल मीडिया है। आप जो कुछ भी इसमें सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके पिता के अनुसार रेबेका पार्क मृत पाई गई है। रात है। रुको, नहीं, ऐसा मत करो। पुलिस के अनुसार कोई नई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है। अभी तक रेबेका पार्क के गायब होने के मामले में कोई जांच में सफलता नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि ये गर्भवती महिला शांत रही। मुझे समझ नहीं आता तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी रिपोर्टिंग सुनना नहीं चाहता। मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आरोप संबंधी दस्तावेजों के मुताबिक कोर्टनी ने पूछताछ में दोष ब्रैड पर मढ़ने की कोशिश की। हल्फनामे के मुताबिक कोर्टनी ने कहा कि क्राइम लैब द्वारा उनके घर की तस्वीरें लिए जाने के अगले दिन उसने ब्रैड का सामना किया। उसका कहना है कि उसने गालियों से भरी एक लंबी भड़ास निकाली और कहा कि रिच ने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं इसे सीधे पढ़ूंगा। उद्धरण। वो मानती है कि ये सब बदला लेने की साजिश है। कोर्टनी ने बताया कि जब उसने उससे पूछा कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया तो ब्रैडली ने कहा, मैंने उसका गला काट दिया, वह इसकी हकदार थी। वो कहती है कि रिच इसके लायक था, लेकिन कीमत तुम्हारी बेटी को चुकानी होगी। कोर्टनी ने कहा कि जब उसने अपने पोते के बारे में पूछा तो ब्रैडली ने कहा, मैंने उसे कूलर में डाला, कचरे के बैग में डाला और कचरे में फेंक दिया। कोर्टनी ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि ब्रैड ने उसे और रेबेका को जबरन ट्रक में बैठाकर जंगल की ओर ले गया। वो कहती है कि ब्रैड ने रेबेका पर हमला किया और उसे जल्दी ट्रक के ग्लव बॉक्स से स्केल्पल लेकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। उसने यहां तक कहा कि रेबेका, जो जिंदा थी, ने खुद ऐसा करने को कहा। तो हलफनामे के अनुसार इसमें लिखा है, उद्धरण, कोर्टनी ने कहा कि उसने कभी रेबेका को चाकू नहीं मारा, वो सिर्फ अपने पोते को बचाने की कोशिश करने के लिए जिम्मेदार थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो कोर्टनी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कोर्टनी का कहना है कि वो बच्चे को अधिकारियों को सौंपकर उसके पिता रिच के पास भेजना चाहती थी, लेकिन जब वह जीवित नहीं रहा तो उसे इस सॉफ्ट साइड कूलर बैग में रख दिया गया। इसके बारे में सोचना भी डरावना है। फिलहाल कोर्टनी और ब्रैड के मामले रुके हैं जब तक अदालत को पूरी जानकारी नहीं मिलती। इस महीने की शुरुआत में रेबेका की दत्तक मां स्टेफनी पार्क ने एक स्थानीय मंडप में एक स्मृति सभा आयोजित की, जहां दोस्त, परिवार और समर्थक इस युवा मां को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनॉर्थ लाइफ से कहा, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि ये सब समर्थन, सभी लोग कोर्ट केस और बाकी चीजों पर नजर रख रहे हैं। सभी प्रार्थनाएं, शुभकामनाएं, दान और ऐसी तमाम चीजें जिससे लड़कों को भविष्य में जब वे बड़े होंगे वो सब मिल सकेगा जिसकी उन्हें जरूरत होगी। समुदाय ने रेबेका के जीवित बचे बच्चों के लिए फंड जुटाने को गोफंडमी बनाई है। हम उसके लिए एक लिंक हमारे शो नोट्स में डालने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास साइड बार पर आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़कर यह देखा, और हमेशा की तरह कृपया YouTube पर सब्सक्राइब करें, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं हमें सुनें। ABC के पीकॉक पर भी देखें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram पर फॉलो करें। मैं नेशन शो जेसी वेबर लाइव करता हूं सोमवार से शुक्रवार रात 11:00 बजे ईस्टर्न टाइम पर। अगली बार फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।